इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा को लेकर 5 प्रमुख परिधान माने गए हैं। इनमें पहला है बुर्का, जिसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर एक कपड़े से ढका होता है। आंखों के आगे भी एक मोटी सी जाली होती है। दूसरा है नकाब, ये बुर्के की तरह ही होता है लेकिन इसमें आंखें कवर नहीं होती। तीसरा है चादर, ये भी बुर्के जैसा होता है लेकिन इसमें आंखों के साथ चेहरा भी नहीं ढका जाता। चौथा है हिजाब, इसमें एक शॉल से केवल सिर और गर्दन को ढका जाता है। और पांचवा है दुपट्टा, जिसमें केवल सिर को किसी खास कपड़े से कवर किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी खास तरह के धार्मिक परिधान का कोई जिक्र नहीं है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है, यानी इस बात पर जोर दिया है कि महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बनाकर रखें। लेकिन इस्लाम धर्म के ठेकेदारों और मुस्लिम नेताओं ने समय समय पर लोगों को इस पर गुमराह करने की कोशिशें की। प्राचीन काल में अरब, ईरान और रोम में महिलाओं द्वारा अपने सिर और चेहरे को ढक कर रखने की परंपरा थी और इस परंपरा का पालन भी केवल राज परिवार और उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित था। यह बात उस समय की है जब इस्लाम धर्म अस्तित्व में भी नहीं आया था। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई तो यह पहनावा काफी लोकप्रिय हो गया। हालांकि 20वीं शताब्दी तक भी अरब और ईरान जैसे देशों में ही बुर्का और नकाब पहना जाता था, जबकि मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में मुस्लिम महिलाएं स्थानीय पहनावे को ही प्राथमिकता देती थीं। एक लाइन में कहें तो मुस्लिम महिलाओं पर बुर्के और हिजाब के पहनावे को थोपने की शुरुआत पिछले 100 वर्षों में ही हुई है और इसमें भारत जैसे देश भी शामिल है। आपने इस्लामिक संस्था तबलीगी जमात का नाम तो जरूर सुना होगा। तबलीगी जमात ने ही 1920 के दशक में यह आंदोलन चलाया था कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को बुर्के और हिजाब में रहना चाहिए और मुस्लिम पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए। और यहीं से धार्मिक कट्टरवाद भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करता चला गया। यह 1920 से शुरू हुआ है भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई दुकानें खुली हुई हैं जिनके जरिए इस विचार का व्यापार होता है। सच यह है कि भारत में आज भी सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था को लागू करना मुश्किल है, जबकि दुनिया के कई देशों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में मार्च 2021 में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें लगभग 51% लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था, जिसके बाद वहां इसे कानूनी रूप दे दिया जा चुका है। स्विट्जरलैंड के अलावा नेदरलैंड्स, फ्रांस, बेल्जियम, चीन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी किसी न किसी रूप में बुर्के पर या तो पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लग चुका है। इन देशों में भी जब इस पर कड़े कानून बनाए गए तब वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन ये देश धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ अड़े रहे और आज इन देशों में इन कानूनों का सख्ती से पालन हो रहा है और वहां पर शांति बनी हुई है। भारत की तरह नहीं है। इस मामले में भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के साथ आर्टिकल 26 की भावना को भी समझना जरूरी है। संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि देश के हर नागरिक के अधिकार बराबर हैं, जबकि संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने का पूरा अधिकार है और आर्टिकल 26 लोगों को धार्मिक परंपरा निभाने की इजाजत देता है। आप भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 और 26 वो ढाल है जिसके पीछे तमाम पर्सनल लॉज छिपे हुए हैं और हर व्यक्ति इन्हें अपना संवैधानिक अधिकार मान लेता है और इसी आधार पर ये जितनी तमाम मुस्लिम छात्राएं हैं ये खुलेआम कहती हैं आकर सामने कि बुर्का पहनना स्कूल में या स्कूल में हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बिल लेकर आ सकती है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के पास इस समय पूर्ण बहुमत है और बहुमत होते हुए उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसद में एक बिल जरूर लाना चाहिए जिसके तहत सभी धार्मिक कानूनों को समाप्त करके समान न्याय व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें आर्टिकल 25 और 26 रुकावट बन सकते हैं। यह मामला कानून से ज्यादा सामाजिक है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर धर्म के लोगों पर असर डालेगा और भारत जैसे बड़े देश में इसे बिना विरोध के लागू करना सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। All the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides. We have taken a decision in a meeting now that up to 10th standard, the schools will be open on Monday, and looking into the situation, as a second stage, we will decide about 11th, 12th standard and other degree colleges. आज के दिन में जिस तरह से दुनिया
आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे हिजाब खत्म हो जाएगा, होना भी चाहिए, बहुत से देशों में खत्म कर भी दी गया है, लेकिन ये उनके समाज में, उनके कम्युनिटी में अंदर से भावना आनी चाहिए उसको खत्म करने के लिए। हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और अंदर से भावना लाने के लिए जागरूकता उनकी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक ये स्लो प्रोसेस है, इसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करेंगे तो बिना बात का एक उसका वो बनेगा, विवाद बनेगा, और विवाद बढ़ करके आगे जब बढ़ सकता है। इसलिए विवाद ना बना करके एक जागरूकता के तरफ में हम ध्यान दें। हिजाब का जो हारा हंगामा है वो यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन का अपना ड्रेस कोड होता है, डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है। अब कुछ लोगों ने ये ठान रखा है कि यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने का कम्युनल कंपटीशन और क्रिमिनल कंपटीशन करेंगे, तो उनमें मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उस कंपटीशन का हिस्सेदार भागीदार हैं और उधर पाकिस्तान है। ऐसे लोग, जो लोग कि भारत बैशिंग ब्रिगेड का हिस्सा हैं और भारत को बदनाम करने के लिए कंपटीशन का हिस्सेदारी भागीदारी करते हैं, उसमें पाकिस्तान फौरन जुगलबंदी उनकी करता है, और इसमें आज भी यही हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है, अभी आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना। भारत के मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी को अपना आदर्श क्यों नहीं मान सकते? भारत के मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मान सकते? भारत के मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान को अपना आदर्श क्यों नहीं मान सकते? बड़ी बात यह है, भारत के मुसलमान सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना आदर्श क्यों मानते हैं जो उन्हें कट्टरवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। ऐसा क्यों है? 8 फरवरी यानी इसी मंगलवार को हमने इसी मुद्दे पर विस्तार से आपको जानकारी दी थी, उस दिन के डीएनए में, जब हमने सबसे पहली बार आपको हिजाब के बारे में, इस पूरे विवाद के बारे में बताया था और इसका पूरा विश्लेषण किया था। और आज हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फेसबुक पर पिछले 48 घंटे में डीएनए के इस एपिसोड को 99 लाख व्यूज मिल चुके हैं। अब तक इस एपिसोड को अकेले फेसबुक पर 99 लाख लोग देख चुके हैं और कुछ देर में यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला जाएगा। इससे यह पता चलता है कि हमारे इस एपिसोड को लोगों ने कितना सराहा, कितना पसंद किया, लोगों ने इसे कितना शेयर किया है, और आज भी बड़ी संख्या में लोग इस एपिसोड को एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.